नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अप्रैल महीना बीत रहा है, लेकिन बिहार झारखंड के कई हिस्सों में गला सूखने लगा है। प्यास बुझाना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। दोनों राज्यों की सरकारें प्यास बुझाने के लिए करोड़ों की योजनाएं चलाने का दावा करती हैं, लेकिन उन योजनाओं के पैसे से भले ही लोगों की प्यास ना ही बुझ रही हो, लेकिन योजनाओं पर पानी फेरकर करोड़ों का वारा न्यारा जरूर हो जाता है और लोगों के लिए जल लेने की जंग लड़नी पड़ती है लोगों को। तो आज बात पुरवैया मुहिम है, जल ही जंग है। बिहार झारखंड में कैसे लोग बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं और लोगों की प्यास बुझाने के लिए चलने वाली करोड़ों की सरकारी योजनाएं कैसे पानी में बह रही हैं, इसकी बानगी इन 3 तस्वीरों के जरिए आप महसूस कर सकते हैं। रांची, धनबाद और सहरसा की तस्वीर है। रांची की तस्वीर आपको रात की तस्वीर नजर आ रही होगी, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे जब पूरी कहानी सुनेंगे। दरअसल रात के 2 बजे यहाँ लोग जागते हैं पानी के इंतजार में। हालात ये है। इससे भी बुरे हालात कोयलांचल में है, धनबाद में। यहाँ भी लोगों को दूर दराज तक जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, और फिर भी पानी मिल जाए तो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं। और सहरसा में करोड़ों की योजनाएं पानी में बह रही हैं। हम तीनों खबरों को आपके सामने रखेंगे और साथ ही ज़रूर आप भी हमसे जुड़िए, अपनी राय दीजिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं झारखंड किस तरह बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। यहां जल संकट की हालत यह है कि पानी के लिए लोगों की नींद हराम हो चुकी है। अप्रैल महीने में ही झारखंड में बूंद बूंद को लोग तरसने लगे हैं। दूर दराज के इलाकों की बात छोड़ दीजिए, राजधानी रांची में आलम यह है कि पानी की जुगाड़ में लोग रथ जगह करने को मजबूर हैं। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि लोग सप्लाई के पानी के लिए आधी रात से ही सड़कों पर लाइन लगाए खड़े रहते हैं। घंटों नींद हराम कर पानी के इंतजार में खड़े लोगों में से कुछ की प्यास बुझती है, क्योंकि जिस धार के साथ पानी आता है उसी रफ्तार से चला भी जाता है और लोग हाथों में बर्तन लिए बस इंतजार करते रह जाते हैं। बहुत दिक्कत है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी 4 बजे भोर में देता है, कभी 7 बजे रात में देता है, कभी दोपहर में देता है। रास्ता जाम होता है दिन में, रात में भर रात हम लोग परेशान रहते हैं इसमें। क्या बजे से लाइन लग जाता है? पूरा 100-200 का लाइन लगता है, 200 का। कितना बजे से लाइन लग जाता है रात को? जब नल खुलता है। बहुत पानी का दिक्कत है हम लोग को। कभी रात में 12 बजे खुलता है, कभी 1:30 बजे खुलता है। उतना रात तक हम लोग जगल रहते हैं, नींद में रहते हैं तो पानी नहीं भराता है। वही कहीं से एक आध बाल्टी मांग के ले जाते हैं, उसके बाद हम लोग ये करते हैं, नहीं तो हम लोग को बहुत दिक्कत है पानी का। अब आपको कोयलांचल की तस्वीर दिखाते हैं। गर्मी आते ही कोयलांचल में पानी की किल्लत लोगों को सताने लगी है और खासकर धनबाद जिले में हालात और भी बदतर होने लगे हैं। इलाके में पानी की पूर्ति की जिम्मेवारी माडा और नगर निगम के कंधों पर है। बावजूद इसके लोगों के हलक सूख रहे हैं। प्यास बुझाने के लिए जनता को कड़ी मशक्कत के अलावा दूर तक का सफर तय करना पड़ रहा है। यहाँ पर पानी का बहुत दिक्कत है। जितना भी चापा नल है सारा खराब है। हम लोग को थोड़ा दूर से पानी लाना पड़ता है। 2-1.5 पीने के लिए 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पार्षद और बेटियों को बहुत कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं मिल पाया है। यहाँ तो पानी है ही नहीं। चापाकल जितने हैं उसमें पानी आता नहीं है। कहीं कहीं बोरिंग है, लोग अपना पर्सनल कराया है, उससे तो वो लोग का खुद पानी लेता है। हम लोग को तो कितना दिन ऐसा होता है जब पानी के चलते नहाते नहीं हैं, खाना नहीं बन पाता है। विभाग के लोगों को सब कुछ पता है और हर बार की तरह इस बार भी पानी की जगह आश्वासन की बूंदें पिलाई जा रही हैं। में पानी चूँकि वो भी है नगर निगम क्षेत्र में, पर वहाँ पे सप्लाई माडा करता है। कतरास में माडा कर रही है, सिंदरी में FCI करती है, BCCL के क्षेत्रों में BCCL कर रहा है। धनबाद अंचल वो हम लोग के हाथ में है, तो हम लोग केवल उसी हाउस होल्ड्स को कर सकते हैं जो हमारे यहाँ मीटर बेसिस पे पानी ले रहा है।
जाहिर है जब ये आलम राजधानी रांची और धनबाद के शहरी इलाकों का है तो ग्रामीण इलाकों के हालात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। रांची से सन्नी शरद के साथ, धनबाद से नीतीश, जी मीडिया। और अंदाजा लगाइए, आधी रात में जाहिर है कोई भी चैन की नींद लेना चाहता है, लेकिन रांची वासी पानी के लिए रत जगह करते हैं और इसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता सन्नी शरद ने। रात को 2 बजे आप क्या करते होंगे? जाहिर सी बात है, यह सवाल सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि आखिर रात 2 बजे कोई आम इंसान क्या कर सकता है, सोने की बजाय और क्या कर सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राजधानी रांची में रात 2 बजे से ही पानी के लिए लंबी कतारें लगती है और कतारें जब तक खत्म हो उससे पहले पानी खत्म हो जाता है। चाची बताइएगा, कितना देर से खड़े हैं? पानी मिला? नहीं मिला, 1 घंटा से हम लोग खड़ा हैं। जानते हैं एकदम पूरा खाली है, 1 ड्राम में भरे हैं, पानी नहीं मिला। तो आज कैसे काम कीजिएगा? अब क्या करें, एक तो चापाकल भी नहीं है। हाँ, दिन भर तो ऐसे दिन बिता दिए हैं, रात को भी बिता दिए हैं। अब अभी क्या कर सकते हैं कि कहीं से लाएंगे पानी, तब ना होगा, ये तो कैसे होगा। आपको मिला पानी? जी नहीं, हम तो अभी सो के उठ रहे हैं। पानी देखे तो अभी हमको कोई उठाए हैं तो हम आए हैं डेगची बाल्टी लेके। अब पकाने पीने के लिए नहीं है। अब हमको तो दिक्कत, हम काम करने चले जाते हैं, बच्ची रहती है, लड़की कहाँ जाएगी पानी भरने, जाती बाहर नहीं निकलती। अब समझा जा सकता है कि झारखंड के समूचे इलाके का क्या दृश्य होगा, वहाँ पर पानी की क्या स्थिति होगी। यह दृश्य इतना बतलाने के लिए काफ़ी है। कैमरामैन अरुण के साथ सन्नी शरद, जी मीडिया, रांची। हर साल यही हालत है और हर साल कई सारे दावे होते हैं, लेकिन सवाल है कि ऐसे हालात क्यों हैं, जिम्मेदार कौन है। रांची में अगर ये हालात हैं तो दूर दराज के इलाकों की बात आप सोच सकते हैं, लेकिन जो बताया जाता है, जिम्मेदारी जो इसके पीछे बताते हैं लोग, वो ये कि लोग डीप बोरिंग कर रहे हैं। डीप बोरिंग दरअसल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रांची नगर निगम की तरफ से शुद्ध पानी का सप्लाई नहीं हो पा रही है नियमित तरीके से, और कानून को ताक पर रखकर, नियमों को ताक पर रखकर रांची में लगातार बोरिंग और बोरिंग खासतौर पर डीप बोरिंग का काम लगातार चल रहा है और इसलिए जलस्तर लगातार नीचे चलता जा रहा है, जिसका असर न सिर्फ रांची बल्कि पूरे सूबे में पड़ा है। सूबे के कई हिस्सों में जल संकट गहराने लगता है। मार्च अप्रैल आते आते मई जून में तो हालात और बिगड़ जाते हैं। रांची की हालात हैं, दूसरे इलाकों में भी कमोबेश जल संकट है। कोयलांचल में भी बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। हम कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे, उससे पहले हमारे साथ रांची स्टूडियो से एक मेहमान भी जुड़ रहे हैं और ज़रूर आप भी कॉल कीजिए, अपने इलाके का भी हाल बताइए, अपनी बात भी रखिए। हम सहरसा की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर करोड़ों की योजनाएं चलाई गई, चापाकल गाड़े गए ताकि लोगों को पानी मिल सके, शुद्ध पानी, लेकिन उन योजनाओं का भी हश्र क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन झारखंड की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रोफेसर मनोज हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं रांची स्टूडियो से। स्वागत है सर। हमारा सवाल है कि आखिर क्यों हम आप बैठते हैं हर साल अप्रैल मई महीने में जल संकट पर विचार विमर्श करने के लिए, सवाल उठाने के लिए। आखिर हालात ऐसे क्यों हैं और क्यों ये हालात और बिगड़ते जा रहे हैं बजाय इसके कि कुछ सुधार हो? देखिए, जहाँ तक सवाल है जल संकट का, अगर हम बात करें झारखंड स्पेशली रांची का, तो रांची में सबसे बड़ी बात हुई कि 2003 में यहाँ की आबादी 3 लाख थी और 2013 में यहाँ की आबादी 13 लाख हो गई। तो जिस रफ्तार से यहाँ आबादी बढ़ रही है उसी रफ्तार से यहाँ बिल्डिंग का निर्माण होने लगा, कंप्लीट कंक्रीटाइजेशन होने लगा। लोग घर की लालसा में ऐसा करते हैं कि 2 फीट फ्लावर बेड के लिए जगह भी नहीं छोड़ रहे हैं। नतीजा है, जो पानी रिचार्ज होना चाहिए था झारखंड में, स्पेशली पहाड़ी एरिया है, यहाँ ज़मीन के नीचे वर्षा जल को हम नहीं डाल रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम का चीज़ खत्म हो गया है और वर्षा जो होती भी है वो पहले की तुलना में कम हो गई है। नतीजा है कि जो बरसात में पानी आता है वह भी बह करके बिहार में यही विनाश का रूप लेता है, बाढ़ के रूप में। तो सरकार के तरफ से ये कभी प्रयास नहीं किया जा रहा है कि हम धरती के अंदर पानी को पहले रिचार्ज करें। आज हम बात कर रहे थे, आपके रिपोर्ट में हम सुन रहे थे कि नगर निगम आखिर पानी देगा कहाँ से, कब तक देगा, कितनी आबादी को देगा।
इसलिए हर हाल में सरकार के साथ साथ आम लोगों को ये सोचना होगा कि हम धरती के नीचे से अगर पानी निकालते हैं तो डालने के लिए भी व्यवस्था करें। कम से कम हम अपने घर के आसपास मिट्टी छोड़ें। कंक्रीट का जाल बना देने से हर हाल में वो दिन दूर नहीं जब एक हाथ में बाल्टी होगा, दूसरे हाथ में तलवार, तभी पानी मिलेगा। हम जल युद्ध को निमंत्रण दे रहे हैं। ये आपने बहुत गंभीर बात कही प्रोफेसर साहब, हमने एक जल सर्वे युद्ध किया को था। निमंत्रण दे रहे हैं और वाकई ऐसा है। कई जगहों पर हमारे पास खबरें भी आती हैं कि पानी के लिए लोग लड़ने लगते हैं, आपस में मारपीट हो जाती है, सिर फुटबॉल हो जाता है। ये हालात हैं, बनने लगे हैं हालात, मई जून में बिगड़ जाते हैं हालात। लेकिन सवाल है कि क्या प्रशासन और सरकार अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरा कर रहा है? एकदम नहीं। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण बता दूं। रांची में जब यहाँ अपार्टमेंट का सर्वे किया गया हमारे द्वारा, हमारी टीम है, तो उसमें देखा गया क्या कि 100 अपार्टमेंट में से एक अपार्टमेंट में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाया गया, जबकि सरकार से नक्शा पास किया गया था सारा। उसके बाद में हमने इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट में दिया, इस पर सीबीआई जांच हो गई। सीबीआई जांच के बाद करीब 2000 से ज़्यादा अपार्टमेंट पाए गए जिसमें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बाद नक्शा पास हुआ है। किसी ने नहीं बनाया। हद तो तब हो गई जो झारखंड सरकार का जल संसाधन विभाग है, भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके बिल्डिंग में, उनके कार्यालय में खुद ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है। जो नक्शा पास करती है RRDA, हमने उनसे मांगा सूचना अधिकार के तहत कि क्या आपके यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है? जो आप नक्शा दूसरे के बनाते, उनके बिल्डिंग में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं था। तो आनन फानन में उन्होंने 1 महीने के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने यहाँ बनाया। ये आलम है सरकारी भवनों का। जितने मंत्री विधायक हैं उनके सरकारी खर्चे से उनके बिल्डिंग में ये सिस्टम बनना है, उनके यहाँ नहीं था। तो सवाल उठता है, पब्लिक को आप जागरूक कब करेंगे? जब कम से कम आप एक मॉडल तो बनाएं। यकीनन सवाल यही है कि दूसरी बात है कि सरकार और हुक्मरान योजनाएं बना देते हैं, लेकिन शायद उन योजनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश नहीं की जाती है। मैं लगातार ये भी कह रहा हूं कि बोरिंग और डीप बोरिंग भी एक बड़ी वजह है। क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? और अगर ये है तो इसके पीछे जिम्मेदार क्या सरकार और प्रशासन नहीं है? बोरिंग के जी, सरकार प्रशासन दोनों जिम्मेवार है। अभी रांची नगर निगम द्वारा रांची में कर दिया गया, अगर कोई डीप बोरिंग करता है तो उसे 25,000 रुपया फाइन होगा और 6 महीने का जेल भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक। लेकिन आज आलम यह है, मैं रातू रोड के एक मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, साईं विहार कॉलोनी। पिछले सप्ताह वहाँ 5-6 घरों में 3-3, 4-4 बोरिंग के बावजूद पानी नहीं आया। वो लोग सड़क पे डीप बोरिंग करने लगे और नतीजा है रात में 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में लोग डीप बोरिंग कर रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी को खबर करें तो वो बोलते हैं मेरे अधिकार में ये नहीं आता है, प्रशासन को करें। तो सबका मिली भगत है कहीं न कहीं से, और नतीजा है जमीन को हम छलनी कर रहे हैं, कंप्लीट कंक्रीटाइजेशन कर रहे हैं। तो सरकार के साथ साथ आम जनता को भी ये सोचना होगा कि हर हाल में अगर हम डीप बोरिंग करेंगे तो उस इलाके के सारे अपार्टमेंट और सारे जो आम घर है उसकी तो बात ही दूर है। उनको तो बता रहे हैं कि नगर निगम सप्लाई वाटर भी कब तक देगा, कहाँ से देगा जी। दूसरी बात, लेकिन सप्लाई वाटर मिल पा रहा है क्या? इससे पहले मिलता था क्या? शुद्ध पेयजल मिलता था क्या? सप्लाई नहीं, कभी नहीं। रांची में तो सप्लाई वाटर का ये आलम है कि 50 साल पुराना पाइपलाइन बिछाया हुआ है। बहुत जगह ये पाइपलाइन फटे हुए हैं। जब पानी 2 दिन 3 दिन पे कभी आता है तो वो नाली का सारा कचरा गंदगी वो पहले लेता है और आपके घरों में वो पानी जाती है। तो ये कौन सुधारेगा? उस पानी को कपड़े, ये हर हाल में सरकार को सुधारना है। नगर निगम में आज इतने वार्ड पार्षद बन गए, मेयर बन गए, सारे सिस्टम बन गए, और ये सारे सिस्टम बन गए उनके सुविधा के लिए। जितने पैसे आते हैं उनको AC हॉल चाहिए, AC गाड़ियां चाहिए। उस पैसे का अगर पाइप ये नया लगा दिया जाता तो कम से कम लोगों को जो भी पानी मिलता वो शुद्ध मिलता। तो यहाँ पे एक बार हर हाल में जनता की तरफ से बहुत बड़ी क्रांति करनी होगी, तभी जाकर के ये लोग सुधरेंगे, अन्यथा हमें नहीं लगता है। नहीं तो दिक्कत ये भी है ना सर प्रोफेसर साहब कि अगर गला सूखता रहे तो आप क्रांति भी नहीं कर सकते हैं। भूखे पेट और सूखा गला, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, उसमें एनर्जी चाहिए। लेकिन तो पानी पहले चाहिए सर क्रांति करने के लिए। जी जी। पानी के लिए क्रांति हम करें, लेकिन कुछ तो बूंद पानी मिले उससे पहले। सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए सिर्फ क्रांति ही करनी पड़े, ऐसे हालात क्यों हैं झारखंड में? आखिर सरकार और सिस्टम इस हद तक क्यों सड़ चुका है?
देखिए, सरकार और सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं क्या कि सरकार को सिर्फ घोषणाएं करनी आती है, योजनाएं बनानी आती है। योजना भी क्या बनती है उनका, तो सिर्फ डीपीआर। अभी तक नगर निगम में बहुत से सिस्टम पे या सरकार के नगर विकास विभाग या ग्रामीण विकास विभाग, कितने स्तर पे आप अगर इसका आरटीआई में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि 100 से ज़्यादा तालाब एक पंचायत में बना दिया, लेकिन कागज़ पे। रांची में जितने तालाब थे उनको भर दिया गया, जमीन माफिया उस पर बिल्डिंग बना लिए। तो ये सब सरकार की मिली भगत से हो रही है। तो स्थिति हर हाल में रांची में, जहाँ तक हम लोग जितना काम किए हैं रांची में 10 और 12 तल्ले का जो अपार्टमेंट है उसमें लोग 3-4 बोरिंग फेल हो गया, सड़क में बोरिंग कर लिए, फिर भी पानी नहीं आ रहा है। अब लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं नगर निगम का पानी लेकर ऊपर चढ़ाने में। तो ये सारी स्थिति ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि जल युद्ध को हम बहुत ही नजदीक से देखने जा रहे हैं। अब बहुत कम समय में मैं प्रोफेसर साहब पिछले साल जमशेदपुर सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही की कुछ तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिस लापरवाही की तस्वीर हम बार बार दिखाते रहे हैं, एक और तस्वीर उसमें है। दरअसल जल संकट एक तरफ गहराने लगा है झारखंड में पानी की किल्लत से कई इलाके जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पलामू में राजहरा कोल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से लाखों गैलन पानी नदी में बहाकर बर्बाद किए जा रहे हैं। आपको हम 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बर्बाद होता पानी, दरअसल पलामू के ग्रामीण इलाके में कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन उसी तस्वीर में आप देखिएगा कि लाखों गैलन पानी बह रहे हैं और दूसरी तरफ जल के लिए जंग लड़ी जा रही है। ये हालात हैं राजहरा कोल प्रबंधन में। देखिए, लाखों गैलन पानी बहाए जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, ऐसे कई प्रबंधन शायद होंगे आपकी नज़र में, मैं चाहूँगा आप बताएं। पलामू की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, राजहरा कोल प्रबंधन में पानी यूं ही बहाए जाते हैं। देखिए, जहाँ तक अगर हम रांची के अलावा अलग इलाके की बात करें तो वहाँ की स्थिति और बदतर है। झारखंड तो कम से कम रांची राजधानी बनने के बाद मीडिया के नज़र में आने से कम लोगों को ये जानकारी मिल भी रही है, लेकिन हम उन इलाकों की बात करें जहाँ की बता रहे हैं सिर्फ कागज़ पे योजनाएं बन रही है और पानी जिस तरह से बर्बाद किए जा रहे हैं अलग अलग योजनाओं के नाम पे, और ख़ास करके ये कॉरपोरेट घराओं को जो निमंत्रण दे रहे हैं उससे विकास के बजाय वहाँ विनाश ज़्यादा हो रहा है। तो जब तक आप स्थानीय स्तर पे लोगों के जो बेसिक वहाँ की आधारभूत संरचना है उसको ध्यान में रख के, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के योजनाएं नहीं बनाएंगे, तब तक हम समझते हैं जल संकट सबसे बड़ा संकट पूरे विश्व का ही नहीं, झारखंड में तो सबसे पहले होने जा रहा है। खास के पठारी इलाकों में और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये हालात हैं कि वो खेतों से जहाँ थोड़ी बलुआही मिट्टी है वहाँ पानी निकालते हैं, उसके बाद 2-2, 3-3 किलोमीटर उनको पानी नहीं मिलती है। और इस हालात को आज तक ना स्थानीय विधायक समझते हैं, न मंत्री और सांसद समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं, और क्या ये ना समझना एक आदत बन चुकी है? जी एकदम बिल्कुल। ये तो समझते हैं कि वोट बैंक हमारा है, वो सिर्फ इसके पीछे जनता का भी है हाथ। जनता भी जब इलेक्शन आती है तो वो जात के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, फिर वो देखते हैं कि हमारा हर हाल में एक नेटवर्क बना रखे हैं ये लोग छोटे छोटे छुटभैया नेताओं का, जिनको कि अपने माध्यम से कि चलो ग्रामीण विकास का विभाग हमें मिलेगा तो तुम्हें ये ठेका मिलेगा, करना कुछ नहीं है। तो सिर्फ बंदरबाट और लूट के माध्यम से झारखंड का विकास हो रहा है, दूसरी तरफ ये विनाश के रास्ते पे जा रहा है। आप कई आरटीआई के तहत भी कुछ जानकारियां इकट्ठा आपने की होगी और लगातार पानी बचाने को लेकर कई आपने मुहिम छेड़ी होगी। अब तक झारखंड में क्या आपको हकीकत नज़र आई? कितनी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो शायद पानी बचाने को लेकर है या फिर लोगों की प्यास बुझाने को लेकर है, और उन योजनाओं का हश्र क्या हुआ? देखिए, जहां तक हम विभिन्न योजनाओं की बात करें तो सबसे पहला तो रांची से शुरुआत करें। ये पाइपलाइन बिछाने का काम था कि अलग अलग इलाके में नगर निगम के द्वारा सभी को पानी मुहैया कराई जाएगी। लेकिन ये पाइपलाइन में जो यहाँ प्रथा चलता है, मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर, इस खेल में आज तक पाइपलाइन बिछाने का सिर्फ 20% भी काम नहीं हुआ रांची में। 80% सिर्फ फाइलों में होता है और टेंडर निकलता है, डीपीआर बनता है, उसके बाद वो काम वहीं रुक जाती है।
इसके बाद में ये लोग क्या नया खेल खेल रहे हैं कि फिर 3 साल बाद जो योजना 200 करोड़ का था उसे बढ़ा के 500 करोड़ किया जा रहा है। फिर 3 साल के बाद वो योजना को 800 करोड़ किया जा रहा है। तो इस तरह से सिर्फ ये एक सोची समझी साजिश के तहत सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना, अपना घर भरना, मतलब है पब्लिक को पानी ना मिले, उनको कोई सुविधा ना मिले, लेकिन चंद लोग जो कि आज जनता के रहनुमा बन गए हैं उनका विकास हो रहा है, बाकी लोगों का विनाश हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे सर। विनाश हो रहा है, लेकिन विनाश के लिए जिम्मेदार यकीनन सरकार और प्रशासन है, लेकिन जिम्मेदार हम भी है, क्योंकि हमें भी पानी बचाना होगा, हमें भी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना होगा। लेकिन सरकार पर हम सवाल उठाते रहे हैं, सरकार के नुमाइंदों से हम जवाब मांगने की कोशिश करते हैं तो जवाब या तो मिलते नहीं या फिर जवाब के रूप में सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे। धनबाद की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के उस पार, जहां पानी की किल्लत तो है और जो पानी मिल भी रहा है वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का कारण बन रहा है। साथ ही तस्वीर सहरसा की भी होगी, जहां सरकारी योजनाएं पानी में बह रही हैं। जी हाँ, बिहार झारखंड में इन दिनों यही तस्वीर है, जल ही जंग है। एक तो कोयलांचल में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, वहीं जो पानी उन्हें मयस्सर भी है वो भी इतना जहरीला है जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की चपेट में लोग आ सकते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कोयलांचल में मच सकता है कोहराम, नीचे धधकती आग, ऊपर जहरीला पानी। हलक को तरावट देने के लिए बोतलों और कंटेनर्स में पानी भरते ये लोग इस बात से अनजान है कि जो पानी अमृत समझकर ये पी रहे हैं, दरअसल वो बूंदों की शक्ल में बीमारी है। सप्लाई वाटर के जरिए आपकी हलक तक पहुंचने वाला ये वो पानी है जो धीरे धीरे आपको कैंसर के जबड़े में जकड़ रहा है। ये सनसनीखेज खुलासा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के वैज्ञानिकों ने गहरी शोध के बाद किया है। रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों की माने तो धनबाद ही नहीं बल्कि रांची और वेस्ट बंगाल को भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का बवंडर झेलना पड़ सकता है। सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ज़्यादा है, ट्राईहेलोमीथेन का कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा है। इसकी रोकथाम करने के जो है समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। दरअसल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के निर्देश के बाद तकरीबन 1.5 साल तक धनबाद के सप्लाई वाटर पर रिसर्च किया गया, जिसके लिए रिसर्चर्स ने मैथन और माडा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी के नमूने लिए। शोध में पता चला कि पानी में क्लोरोफॉर्म की भारी मात्रा मौजूद है जो कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकता है। अमूमन पानी में क्लोरोफॉर्म की मानक मात्रा 2 मिलीलीटर प्रति ग्राम है, जबकि सैंपल में लिए गए पानी के नमूनों में औसतन 5 मिलीग्राम क्लोरोफॉर्म की मात्रा पाई गई है, जिससे कोयलांचल के पुरुषों में कैंसर का खतरा 16 गुना, महिलाओं में इसका खतरा 379 गुना संभावित है। ब्लड में जैसे ब्लैडर कैंसर हो गया, रेक्टम में कैंसर हो गया, हमारा लीवर कैंसर हो गया, तो दे आर कार्सिनोजेंस, दे कैन प्रोड्यूस, वो कहीं भी कैंसर जो है पैदा कर सकते हैं शरीर में। ग्राफिक्स के जरिए एक नज़र डालें तो अलग अलग वाटर प्लांट्स में क्लोरोफॉर्म की अलग अलग मात्रा पाई गई है। जामाडोबा वाटर प्लांट 503 माइक्रोग्राम प्रति लीटर, मैथन ट्रीटमेंट प्लांट 501 माइक्रोग्राम प्रति लीटर, रांची का स्वर्ण रेखा प्लांट 255 माइक्रोग्राम प्रति लीटर, रानीगंज वाटर प्लांट 236 माइक्रोग्राम प्रति लीटर, आसनसोल दुर्गापुर जल शोधन संयंत्र 466 माइक्रोग्राम प्रति लीटर,
कोयलांचल समेत कई इलाकों के पानी में क्लोरोफॉर्म की मात्रा मिलने के बाद पानी की बूंदों का हलक के नीचे उतरना मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने दिनों तक किस मानदंडों को मानकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पानी की सप्लाई कर रहे थे, जो आज कैंसर के शक में कोयला नगरी के लोगों के सामने खड़ा है, जिसे न पीते बन रहा है और न ही उगलते। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। तो ये हालात हैं। ये तो पानी या तो नहीं है, और अगर पानी पीने के लिए है भी तो वो बीमारियों का कारण बन सकता है। अब लोग करें तो क्या करें। हमारे साथ फिलहाल एक कॉलर हैं वैशाली से। जी सर, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। जी, मेरा नाम धर्म कुमार सिंह है, मैं वैशाली से बोल रहा हूँ। जी, बोलना ही है, ये पानी के जो बता रहे हैं, मतलब कि जितने भी पाइप्स वगैरह हैं या जहाँ पे फिल्टराइज होता है, हम तो खुद जाकर के घूम आए हैं। जहाँ की स्थिति देखने में साफ साफ पता चलता है कि पूरा का पूरा सरकार का ही दोष है, चाहती ही नहीं है। और आज जो आप बता रहे हैं कि इतने सारे जो मरीज कैंसर वगैरह के बढ़ रहे हैं, टोटल सब चीज का कारण तो पानी ही है। और सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही कि ठीक हो। सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही ठीक हो, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों ये नहीं चाह रही है, जबकि वही जनता सरकार चुनती है, उसी जनता के बूते सरकार में सीएम बनते हैं जो भी सियासतदान होते हैं। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। प्रोफेसर मनोज साहब, मैं आपके पास आऊँगा। पानी या तो पीने के लिए है नहीं, कोयलांचल की बात करें या रांची की बात करें, और पानी जो है भी वो बीमारियों का कारण बनते जा रहे हैं। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का कारण बन सकता है पानी। हाँ, बिल्कुल सही जो आपने ये रिपोर्ट अभी दिखाई या बताई है। इसके माध्यम से मेरा तो एक ही कहना है कि जो नारा था जल ही जीवन है, वो बदल जाएगा जल ही जहर है। और हमें लगता है कि हर हाल में जल ही जंग है। जो स्वैच्छिक संगठन हैं, हाँ, तत्काल आपका बिल्कुल सही कहना है, जल ही जंग है। लेकिन भविष्य में ये जल ही जहर हो जाएगा अगर इस तरह के रिपोर्ट जो आ रहे हैं। ये हालात अभी तक कैडमियम तक सीमित थे। ये क्लोरोफॉर्म वाली जो बात आई है, सही में हमारे शरीर के अंदर के अधिकतर ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगे। तो इसलिए अब हमारा मानना है जनता के साथ साथ सामाजिक संगठन जो हैं, उन्हें भी सरकार पे गोलबंद होकर के एक प्रेशर बनाना होगा, जनता को भी जागरूक करना होगा, इसका बीच का रास्ता निकालना होगा, तभी जाकर के इस समस्या से निजात होगा। अगर हम इनके सहारे छोड़ दें तो ये कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार में जो लोग आते हैं उनका बेसिक ये कंसर्न है ही नहीं कि हमें क्या देना है क्या लेना है। वो सिर्फ अपनी योजना को ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से चलाते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी ही हमारे सिस्टम में सारी योजनाओं को डंप करने का सबसे बड़ा कारण है। अभी तक जो लेकिन देखा गया सरकार को न सिर्फ योजनाएं बनाना होगा, बल्कि योजनाएं बनाकर उनके ज़मीनी हकीकत को भी जानने की कोशिश करनी होगी कि योजनाएं ज़मीन पर ठीक से उतर पाई कि नहीं। आप रहिए हमारे साथ। एक दर्शक हमारे साथ हैं परवेज पटना से। जी परवेज साहब। जी, मैं परवीन शर्मा बोल रहा हूँ सर। जी कहिए सर। हम ये अच्छे दिन का आगाज आ गया सर। हेलो जी कहिए। कह रहे हैं सर कि अच्छा दिन, जिनके सरकार में पानी का ये हाल है तो बाद में क्या होगा। बिल्कुल, बाद में क्या होगा, अच्छे दिन तो यकीनन नहीं है ये। और ये किसी भी राज्य में आप जाइए, बिहार झारखंड में ज़्यादा ये समस्या पता नहीं क्यों नज़र आती है। झारखंड में हर साल यही संकट, जल संकट, और इसी जल संकट पर हम आप सवाल उठाते हैं, चर्चा करते हैं, और जवाबदेह सिर्फ आश्वासन की घूंटी पिलाते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। झारखंड की हमने बात की, हम चाहेंगे कि अब बिहार की भी थोड़ी तस्वीर हम दिखाएं, बिहार का भी रुख करें, क्योंकि बिहार में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ता है, और पानी मिलता भी है तो आर्सेनिक या आयरन इतना ज़्यादा होता है उसमें कि लोग या तो फिर विकलांगता के शिकार बनते हैं, तरह तरह की बीमारियों के शिकार बनते हैं, और उनसे बचाने के लिए सरकार योजनाएं बनाती है। तो उन योजनाओं का हश्र क्या होता है, इसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सहरसा से ये रिपोर्ट देखिए। करोड़ों की सरकारी योजनाएं कैसे पानी में बह जाती हैं, इसकी एक बानगी है सहरसा के गांव में लगे ये चापाकल। लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले, इसके लिए पीएचईडी विभाग की ओर से
करोड़ों की लागत से आयरन रिमूवल प्लांट के साथ हजारों चापाकल लगाए गए, लेकिन आज तक चापाकल में से एक बूंद पानी नहीं निकला। चापाकल से तो लोगों का भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। क्या क्यों नहीं चापाकल ये चल रहा है? इसलिए कि इसका पानी बहाने के निकास नहीं दिया गड़बड़ जैसे कर ले तो यार गड़बड़ी रहले कल की रहले सही रहले यार पाछो ठई ढन में आ गेले। जो गड़बड़ी है, जो ठेकेदार आया है उस गड़बड़ा के गया है, वो जाने जो इसमें क्या बीमारी है। हम लोग पानी अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। दिक्कत वो जब गड़ा है तो पानी का ही नहीं, पहले लोग कहीं पीता है नहीं, कोई कौन फायदा है गिरने से। चापाकल सब सड़के सड़ गला रखे हैं चापाकल पूरा गांव में, कहीं कोई देखे वाला नहीं था, कहीं पानी नहीं जा रहा था। आलम यह है कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद आज भी यहाँ के लोग आयरन युक्त पानी पीने को मजबूर हैं और करोड़ों का चापाकल खुद बूंद बूंद के लिए प्यासा नजर आ रहा है। लेकिन विभाग की बेशर्मी देखिए, जवाबदेह इस हालात के लिए लोगों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। नहीं, लाभ पहुंचाने से पहले नहीं, ये होता क्या है ना कि जो अटैचमेंट है, अभी भी जैसे कि आपका सतरबाड़ है यार, एक दो जगह और आज जाइएगा वहाँ एक मंदिर पे वो प्लांट आज भी लगा है और चल रहा है। तो जहाँ थोड़ा सा भी लोग जागरूक है ना, वो लोग अभी भी मेंटेन कर पा रहा है। लेकिन जहाँ बेसिकली देखिए पब्लिक प्लेस पे लगता है तो फिर वही दिक्कत है, ये तो मेरा नहीं है, ये तो सरकार का है। हमारी मेंटेलिटी अभी तक वो अंग्रेजों वाले ज़माने से चेंज नहीं हुई है, एंटी गवर्नमेंट मेंटेलिटी, जिसकी वजह से इसे प्रॉब्लम है। सरकार योजनाएं बनाकर खुद को लोगों की प्यास बुझाने का दंभ भरती है, लेकिन उन योजनाओं से लोगों की प्यास बुझे ना बुझे करोड़ों पानी में जरूर बह जाते हैं। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। मनोज जी, हमने सहरसा की एक तस्वीर दिखाई, बानगी के तौर पर समझिए, क्योंकि ऐसी न जाने कितनी ऐसी जगहें हैं और कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों की प्यास बुझाने के लिए, शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए चलती हैं, लेकिन वो ज़मीन पर उतरते कुछ उनका होता नहीं, बल्कि करोड़ों पानी में बह जाते हैं। यहाँ भी अधिकारियों से पूछा गया तो कहते हैं कि लोगों की मेंटालिटी है एंटी गवर्नमेंट। मैं समझना चाहूँगा आपसे, ये कोई मेंटालिटी ऐसी है क्या जो योजनाएं ज़मीन पर नहीं उतरने देती हैं, सरकार की योजनाएं नाकाम कर देती हैं? देखिए, ये तो वही बात कह रहे थे अभी जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे। जिस तरह से किसी नेता पे या मंत्री पे जब कोई आरोप लगता है तो बोलते हैं कि ये तो भाई विपक्ष वालों की चाल है। वही है, इनका कहना है कि जनता का कहना है एंटी गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जनता को तो पता भी नहीं चलता है कौन सी योजना कहाँ किस तरह से लागू किया गया है। आज हम बात कर रहे हैं पेयजल में, उतना बात छोड़ दें, रांची में सिंपली कांके डैम के पानी की बात करें, अगर वहाँ जो पानी सप्लाई किया जाता है उसमें जब पानी को सप्लाई करने के पहले जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ है, वहाँ के कर्मचारी ने जब हम लोग गए तो क्या बोलते हैं, क्या हम करें, हमारे पास ना तो एलम है ना क्लोरीन है। ये क्या करते हैं, कभी कभी जब कोई अधिकारी आना रहता है तो बोलते हैं चूने डाल करके चला दो, पब्लिक को क्या पता है। तो पब्लिक जब तक ये जानती नहीं है कि किस योजना के माध्यम से क्या हमें पिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। आप एक सिंपल सा बात लीजिए कि सीसीएल ने खर्चा उठाने को तैयार हुआ था कांके डैम में सिल्ट जो गाद जमा हुआ है 10 मीटर, बिल्कुल मिलाकर बिहार झारखंड में एक जैसे हालात हैं। हमारे साथ एक दर्शक भी मौजूद हैं मधुबनी से, हम उन्हें भी अपनी चर्चा में जोड़ लेते हैं, और साथ ही सहरसा से मुकेश भी हैं। मुकेश, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मधुबनी से दर्शक हैं। जी सर, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। जी सर, प्रमोद दास बोल रहे हैं। जी कहिए। जी सर, इसमें जो है आपको पीएचडी और ठेकेदार दोनों मिल के पैसा लूट रहा है। जैसे हमारे यहाँ अभी पिछले वित्तीय वर्ष में विधायक कोटा से ट्यूबवेल करवाया गया है, तो पीएचडी के मापदंड के अनुसार 61 मीटर नीचे गहराई का पानी पीने योग्य है। लेकिन पीएचडी का जब ठेकेदार आते हैं तो 40-45 मीटर से ज्यादा नहीं गाड़ते हैं चापाकल, और कहने लगते हैं कि बहुत अच्छा पानी है, इससे बढ़िया पानी नहीं मिलेगा, गाड़ के चले जाते हैं। ठेकेदारों की मिली भगत के साथ ये पूरा लंबा खेल चलता है, बड़ा खेल चलता है। शुक्रिया सर। जनता सब जानती है, कोई एंटी गवर्नमेंट टाइप का मेंटालिटी नहीं होता है, अधिकारी बेशर्मी से अपना बचाव करने में कुछ भी बोल दें। मुकेश, एंटी गवर्नमेंट मेंटालिटी, ये किस तरह का जवाब है? मुकेश, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, एक बार सवाल दोहराएंगे सुमित। आपने जिन जनाब से सवाल पूछा था, जो जवाबदेह अधिकारी हैं, वो
कहते हैं कि लोगों की एंटी गवर्नमेंट वाली मेंटालिटी से योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पा रही हैं। मैं समझना चाहूंगा कि वो किस तरह की मेंटालिटी, एंटी गवर्नमेंट मेंटालिटी होती क्या है, और क्या ये मेंटालिटी ही तमाम सरकारी योजनाओं की नाकामी के लिए जिम्मेदार है? सुमित, सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझने की जरूरत है कि एसी कमरे में योजनाएं बनती हैं और तमाम योजनाओं से पहले जो होमवर्क किया जाना चाहिए वो होमवर्क नहीं होता है, और इसी की मानगी है जो बड़ी से बड़ी योजना जमीन पर उतरने से पहले जमींदोज हो जाती है। जाहिर सी बात है, करोड़ों की योजना है और निश्चित रूप से कोसी इलाके के लोग जो है दूषित पानी लगातार पीते रहे हैं। और ये योजना नीतीश सरकार जब आई थी, फर्स्ट फेज में ही इसकी शुरुआत हुई थी और ये दूसरा फेज आते आते जो है योजना पर करोड़ों रुपये जो है बहा दिए गए, लेकिन नल एक बूंद भी पानी नहीं टपकाया। और जिस अधिकारी को जिम्मेवारी भरा बयान देना चाहिए, उनका कहना है कि एंटी जो है सरकार जो है लोगों की सोच है। तो निश्चित रूप से जो है सरकार जो योजना ला रही है, आखिर जनता उसको नहीं समझ पा रही है, तो उस योजना को लाने से पहले जनता को बेहतर तरीके से जो समझा लिया जाना चाहिए, जो सरकार है और सरकार के तंत्र कहीं से भी करते नहीं दिखते हैं। सुमित, रहिए हमारे साथ मुकेश, एक दर्शक मधेपुरा से भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी, अपना नाम बताइए सर और अपनी बात रखिए। रवि कुमार सिंह। जी रवि जी, अपनी बात रखिए मधेपुरा से। मधेपुरा में क्या हालात है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे सर। यहाँ पर भी वो जो है सरकार की जो लापरवाही है सर, बहुत ही हद तक है, जो कि यहाँ पर सुख सुविधा ऐसा दिया जाना चाहिए जैसे कि जो है वहाँ पर रख रखाव का भी ध्यान रखना चाहिए सर। रख रखाव का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल। योजनाएं बना दी जाती हैं, खर्च हो जाती हैं पैसे, लेकिन उसका फिर होता क्या है ये देखने की फुर्सत नहीं है, और शायद यही ज़रूरत है। मुकेश, सवाल है कि अगर आज आपने रिपोर्ट दिखाई, हमने रिपोर्ट दिखाई और अधिकारी से आपने सवाल पूछा, तो अब भी कम से कम कुछ नींद खुली है कि या फिर ये करोड़ों की लागत से जो चापाकल बने हैं वो यूं ही एक गवाही देते रहेंगे सरकारी योजनाओं की नाकामी के? सुमित, अभी तो हम लोगों ने एक तस्वीर दिखाई है जनता को, हम आगे यहाँ पर अमृत पेयजल की सच्चाई भी जनता को दिखाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से योजना यहाँ जमींदोज हो रही है सुमित, कहीं से भी अधिकारी संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है, और निश्चित रूप से पल्ला झाड़ता हुआ उनका बयान रहा है। चाहे मुद्दे हम बदलते जाएं, लेकिन जवाब एक तरह से उनका एक ही तरह का होता है। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में इस तरह के और नल लगाए जाएंगे और करोड़ों रुपए और बहाए जाएंगे, लेकिन इसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचेगा, ये बड़ा सच है। और कई बड़ी योजनाएं जो पानी से मुतल्लिक है, मैं बताऊं आपको कि कोसी इलाके में आर्सेनिक की मात्रा भी है, इसके अलावा आयरन की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। और ये जो प्लांट, जो खबर हम लोग दिखा रहे हैं सुमित, उसमें आयरन रिमूवल जो है यंत्र लगा हुआ है, हजारों की राशि खर्च की गई है एक चापाकल लगाने में, और एक बूंद टपकाए बिना यह चापाकल जो है एक तरह से अब जमींदोज होने के कगार पर है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की योजना आम लोगों के लिए कितना फायदेमंद और हितकर है। सुमित, शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए, और ज़रूर हम आगे भी ऐसी तस्वीर दिखाते रहेंगे, भले ही बेशर्मी से अधिकारी जवाब देते रहें, लेकिन हम चाहेंगे कि सुशासन की सरकार इन तस्वीरों पर भी गौर करे जहां पानी पीने के लिए भी मैसर नहीं है, और उनकी तरफ से भले ही योजनाएं चलाई जा रही हों, लेकिन उनकी उस योजनाओं की हकीकत क्या है इन तस्वीरों के जरिए वो ज़रूर देखें। सुधाकर हमारे साथ हैं, एक दर्शक पटना से। जी सुधाकर जी, अपनी बात रखिए सर। हेलो जी, वो मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सरासर जो है इच्छा शक्ति का अभाव है डिसीजन मेकर्स का। क्योंकि अगर इच्छा शक्ति होती है तो भारत के लोग मंगल ग्रह पे जाके पानी खोज सकते हैं, और इच्छा शक्ति हो तो भारत के लोग जो है वो और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स कर सकते हैं डिफेंस के फील्ड में। तो क्यों नहीं पानी अवेलेबल करा पाते हैं? एक समय था कि गांधी जी ने नमक जब पानी बिकना शुरू हुआ था तो आंदोलन किया था और करोड़ों लोगों ने, सैकड़ों ने भाग लिया था। और आज जो है बोतल में पानी बिक रहा है और कोई इस पे आवाज नहीं उठाता। कोई भी नेता, कोई भी डिसीजन मेकर ये नहीं कहता कि बोतल में पानी क्यों बिक रहा है, और वो मुद्दा नहीं बनता है। पेट्रोल मुद्दा बन जाता है, पानी मुद्दा नहीं बनता है। तो ये आश्चर्य विडंबना है इस भारत में। बहुत बेहतर कही है आपने सर, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रोफेसर मनोज जी, मंगल ग्रह पर जाकर हम पानी खोजने जाते हैं, और यहाँ अगर पानी हमारे पास है तो शायद उसका वैल्यू नहीं समझते हैं, या फिर उसे हम यूं ही बर्बाद होने देना चाहते हैं, और जब जल संकट गहराने लगता है तो सरकार, प्रशासन, सिस्टम नजर आने लगता है।
देखिए, बिल्कुल जो आपके कॉलर ने अभी कहा बहुत ही सत्य कहा और सही बात है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी अगर लेना होगा तो जल संकट को दूर करने के लिए ही। दूसरी बात, जो मंगल ग्रह पे जाने की बात, हम एक अपने देश में ही उदाहरण ले लें राजस्थान का। वहाँ राजेंद्र सिंह ने जब ये अभियान चलाया कि राजस्थान जो ड्राई जोन है, आज राजस्थान में पानी का वो किल्लत नहीं है जो आज से 10-12 साल पहले था। तो वहाँ पे क्या है कि सरकार, जनता और सामाजिक संगठन सभी एकजुट होकर उन्होंने एक प्लान को धरातल पे उतारा और आज राजस्थान में पानी का जो किल्लत पहले था, आप पिछले 5 सालों से देख रहे हैं, वो नहीं है। वो जल पुरुष राजेंद्र जी को झारखंड बुलाया जाता है। यहाँ अभी तक वो 5 बार आ चुके हैं। हर गर्मी के पहले एक कार्यक्रम होगा, सरकारी होटलों में कार्यक्रम होगा, फील्ड पे कहीं कोई वर्क नहीं होता है। उन सरकारी तो होटलों में बोतल बंद पानी मेरा तो मानना है के नाम पर फिर लाखों बहाए जाएंगे, बस, है ना? यही होता है सर, यही तो होता है, यही तो होता है। फिर तमाम चर्चा होंगी, तमाम विचार विमर्श किया जाएगा और जो लोग प्यासे जूझ रहे हैं पानी की किल्लत से, वो यूं ही पानी की किल्लत से जूझते रहेंगे। होगा कुछ नहीं, असर कुछ नहीं होगा, लेकिन असर करवाना होगा। जब तक सरकार की नींद नहीं खुले हमारी मुहिम जारी रहेगी। आप रहिए हमारे साथ। एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, नौबतपुर से राकेश हैं। जी राकेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार। सर, एक आ रहा है चर्चा जल ही जंग है। हाँ, जल के बारे में जो बताया जा रहा है जी, सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलता है वो आधा, मतलब 80% तो खा जाता है प्राधिकारी सर। हाँ, पैसा उसका। हाँ, तो रिजल्ट कितना अच्छा आएगा ये समझ सकते हैं। लेकिन हमें आपको मिलकर ही उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी होगी सर। शुक्रिया कॉल करने के लिए। आवाज तो नेता लोग उठाने नहीं ना देता, नेता लोग तो दबा में दे रहा है। नहीं सर, लोकतंत्र है, नेता लोगों को भी हमारी आवाज बननी होगी। हम आप वक्त लगेगा लेकिन इस बहरे सिस्टम को सुनाएंगे अपनी आवाज। पुरवैया मुहिम में साथ तो दीजिए आप। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, आप कॉल करते रहिए। लगातार हम बिहार झारखंड के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हमने आपको बताई रांची में किस तरह से लोग रतजग्गा करने को मजबूर हैं चंद बूंद पानी के लिए। धनबाद की हालत आप जानते हैं, कोयलांचल में जिस तरह से पानी की किल्लत से हर साल लोग जूझते हैं और वहां पानी मिलता भी है तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के साथ। सहरसा की तस्वीर हमने आपको दिखाई एक बानगी के तौर पर। अगर लोगों की प्यास बुझाने के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए योजनाएं बनती हैं तो उसका हश्र क्या होता है। सवाल है कि लोग करें तो क्या करें। प्रोफेसर मनोज हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद, रांची स्टूडियो से। मनोज जी, लोग करें तो क्या करें? लोगों की ये बात आपने भी सुनी जो कॉल कर रहे हैं। सब जानते हैं कि सिस्टम सड़ चुका है, अधिकारियों की मिलीभगत से योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाती हैं। सरकार भले ही ढोल पीट ले लेकिन होता कुछ नहीं है। आखिर समाधान है क्या? आप कहेंगे चुनाव में स्वच्छ छवि के नेता को चुने, वो भी चलिए हम करते हैं, लोग अब करने लगे हैं, लेकिन ऑप्शन भी नहीं होते। लोग करें तो क्या करें सर एक बूंद पानी के लिए? देखिए, हम आपके इस जी पुरवैया के माध्यम से आम जनता से ये आग्रह करेंगे कि सबसे पहले हमें अपना खुद का जिम्मेवारी समझना होगा कि अगर हम पानी ज़मीन से निकाल रहे हैं तो हमें पानी ज़मीन में डालने के लिए भी कुछ न कुछ उपाय सोचना होगा। आज अगर हम 2000 स्क्वायर फीट का एक मकान बनाते हैं तो उसमें 2 फीट भी खाली ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं। पेड़ अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो मेरा मानना, हम लोग ने एक मुहिम चलाया है कि आप एक ऐसा सिम कार्ड लो जिसमें आउटगोइंग इनकमिंग दोनों फ्री है जीवन भर, लाइफ टाइम। अब वो है पेड़।
अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो वर्षा रूपी इनकमिंग हमें फ्री में मिलती है और जमीन के नीचे जो रिचार्ज होता है वो आउटगोइंग हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन हम लोग इस रिचार्ज को बंद कर दिए हैं। हम समझते हैं भूगर्भ जल अनंत है, ये एक भ्रम है। तो जनता को ये जानना होगा। ये जानने के बाद पंचायत मोहल्ले टोले में लोग जागरूक हों और जब ये जागरूकता आएगी तो सरकार पे अपने आप प्रेशर पड़ेगा। लोग स्थानीय पार्षद से लेके विधायक पे प्रेशर डालेंगे, लेकिन खुद पहले जनता को बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी होगी और सरकार सिस्टम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हमारे साथ एक दर्शक भी मौजूद हैं। जी सर, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। रामगढ़ से हमारे साथ हैं। जी सर, अपनी बात रखिए। राजाराम मंडल बोल रहे सर, रामगढ़ से। जी कहिए सर। बोलना ये है कि जो है नीचे का पानी का तो सब कोई चिंता कर रहे हैं, ठीक है ना, कि डीप बोर हो रहा है, लेकिन बारिश का पानी बह जा रहा है, उसको अगर प्रबंधन करें तो आपको नीचे का पानी जो डीप बोर का बात कर रहे हैं उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। झारखंड में इतना रिसोर्स है कि छोटा छोटा खर्च करके भी हर आधे किलोमीटर में बड़े बड़े चेक डैम बन सकता है। इतना घाटी, नदी, नाला, झरना टाइप का जगह है। अगर इसका इस्तेमाल जिस दिन हो जाएगा, हमको लगता है यहाँ सबसे ज्यादा पानी होगा, क्योंकि बारिश भी यहाँ अच्छी होती है। ये बहुत अहम बात कही सर, लेकिन यही दिक्कत है कि सरकार जिसे करना है, सिस्टम जिसे करना है, ये सारी चीजें वो क्यों नहीं करती हैं। लंबी लंबी सिर्फ बातें करने के अलावा कुछ काम क्यों नहीं कर पाती है। एक दर्शक हमारे साथ और हैं, आरा से गोपाल हैं। जी गोपाल जी। हेलो जी सर। गोपाल जी अपनी बात रखिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ जी कि घाट पर 100 करोड़ रुपए की लागत से एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में मुख्यमंत्री ने 2 बार आकर इसका उद्घाटन भी किया, लेकिन यहाँ पर ऐसा दुर्भाग्य है कि महज 5 वर्ष में ही हम लोग आर्सेनिक युक्त पानी पीने के लिए फिर बाध्य हो गए हैं। इसकी देख रेख सही नहीं हो रही है। आरा में भी वही हालात है। बिल्कुल, शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। ये सहरसा की हमने तस्वीर दिखाई, लेकिन यकीन मानिए जो कॉल भी आ रहा है कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में भी योजनाएं यूं ही पानी में बह रही हैं। प्रोफेसर मनोज, फाइनल कमेंट आपका झारखंड के परिप्रेक्ष्य में या फिर बिहार के परिप्रेक्ष्य में। एक दर्शक की बात भी आपने सुनी कि अगर हर आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर पर हम चेक डैम बनाए छोटे छोटे, तो इतनी घाटियां हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी की कमी नहीं है, कमी इच्छा शक्ति की है। बिल्कुल सही यहाँ पे जो मंडी जिले ने अभी कहा, लेकिन ये मैं जानकारी दे दूं कि ग्रामीण विकास विभाग और पेयजल स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, इन्होंने कागजों पे बहुत से चेक डैम बना दिए हैं। हर पहाड़ के नीचे इन्होंने बहुत से चेक डैम बनाए हैं। अब यहाँ पे ज़रूरत है वो जनता मीडिया सब मिल करके पब्लिक को जागरूक करे किस इलाके में। ठीक है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं सर। सिस्टम सरकार को जगाने के साथ साथ आम लोगों से भी अपील करते हैं, जनता से भी अपील करते हैं कि एक एक बूंद का इस्तेमाल ऐसे करें जो ये मन में सोचें कि शायद ये आगे ना मिले, या अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मनोज साहब, लेकिन सरकार सिस्टम की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम पानी तो मैसर करवाए। आप देख रहे थे पुरवैया मुहिम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।